एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नालंदा महाविहार परिसर में 1200 साल पुराने 2 मिनिएचर स्तूपों की खोज की है। पत्थर से उकेरे गए स्तूप भगवान बुद्ध की आकृतियों को दर्शाते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास ही मिट्टी के चबूतरे से हुआ है, जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर या मृतक की चुनी हुई अस्थियों के ऊपर किया जाता है। समय के साथ बौद्धों ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। इसमें महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों से जुड़ी वस्तुएं रखी जाती थीं। ये बौद्धों की श्रद्धा के प्रमुख केंद्र बन गए। स्तूपों के 4 प्रकार होते हैं: शारीरिक स्तूप, पारिभोगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप और पूजार्थक स्तूप। आपको बता दें कि नालंदा प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यह गुप्तों के समय में अस्तित्व में आया और इसकी स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने करवाई थी। नालंदा महाविहार बिहार के नालंदा में स्थित यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक प्रमुख स्थल है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने सालाना जारी होने वाली इनइक्वालिटी रिपोर्ट जारी की है। यह विश्व आर्थिक मंच की दावोस बैठक के पहले दिन जारी की गई है। रिपोर्ट को सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट नाम दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 1% अमीरों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% से ज्यादा है। साथ ही अगर 10 सबसे अमीर व्यक्तियों पर 5% की दर से टैक्स लगाया जाए तो इतना धन हासिल किया जा सकता है जो स्कूल न जाने वाले सभी बच्चों को स्कूल वापस भेज सकता है। और अगर भारत के बिलियनियर्स की कुल संपत्ति पर केवल एक बार 2% की दर से कर लगा दिया जाए तो आने वाले 3 सालों की भारत की कुपोषण की चुनौती से निपटा जा सकता है। जेंडर इनइक्वालिटी के मसले पर रिपोर्ट में कुछ आंकड़े दिए गए हैं। इसके मुताबिक हर महिला वर्कर अपने बराबर मेल वर्कर के ₹1 के मुकाबले केवल 63 पैसे कमाती है। भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की संपत्ति तकरीबन $660 बिलियन है। यह संपत्ति आने वाले 18 महीनों के लिए यूनियन बजट को फंड कर सकती है। रिपोर्ट में शिक्षा के लिए फंड को वैश्विक बेंचमार्क के मुताबिक जीडीपी का 6% करने की सिफारिश की गई है। साथ ही फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही सेक्टर्स में मजदूरों की आधारभूत न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित की जानी चाहिए। न्यूनतम मजदूरी को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी लिविंग वेज के मुताबिक निर्धारित किया जाना चाहिए। इसका सचिवालय केन्या के नैरोबी में है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2015 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक सवाल पर आइए करते हैं गौर। प्रश्न था, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? गृह युद्धों के शरणार्थियों की मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक अभिकरण, विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन, अति निर्धन लोगों की मदद के लिए गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन, या युद्ध से विनिष्ट हुए क्षेत्रों में चिकित्सा आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए एक अंतर सरकारी अभिकरण? इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी। साल 2025 तक पूरे देश को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर किया जाएगा, जिसमें देश में गंभीर मौसमी घटनाओं की भविष्यवाणी एक्यूरेसी के साथ की जा सकेगी। ये घोषणा आईएमडी यानी इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के 148वें स्थापना दिवस के अवसर पर की गई है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 4 डॉपलर वेदर रडार सिस्टम का शुभारंभ किया गया है। गौरतलब है कि वेदर रडार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की पल्सेस वायुमंडल में भेजी जाती हैं। ये पल्सेस वायुमंडल में मौजूद पर्सिपिटेशन यानी कि वर्षण की इंटेंसिटी और मोशन को समझती हैं। साथ ही वर्षण के प्रकार का भी अंदाजा लगाया जाता है, मसलन वर्षा, बर्फ या ओला आदि। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस किसी रेन ड्रॉप आदि से टकराती हैं तो डाटा को वापस रडार के पास ले आती हैं, जिससे मौसम विज्ञानियों द्वारा एनालाइज किया जा सकता है। इसी के आधार पर मौसम विज्ञानी मौसम की भविष्यवाणी भी करते हैं। आपको बता दें कि आईएमडी का गठन साल 1875 में कलकत्ता में किया गया था। इसे देश के सभी मौसम संबंधी काम सौंपे गए थे। इसका मुख्यालय कलकत्ता से शिमला फिर पुणे स्थानांतरित कर दिया गया। वर्तमान में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित है। यह संस्था पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम करती है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे ने 13वें संविधान संशोधन अधिनियम को पूरी तरह से लागू करने की बात कही है। गौरतलब है कि भारत लंबे वक्त से श्रीलंका से 13वें संविधान संशोधन को लागू करने की बात कर रहा है।
13वें संविधान संशोधन को 1987 के भारत श्रीलंका समझौते के बाद लाया गया था। यह संशोधन तमिल समुदाय को सत्ता हस्तांतरण की बात करता है। भारत श्रीलंका समझौता तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति JR जयवर्धने के बीच हुआ था। इस समझौते के तहत भारतीय सेना को श्रीलंका में तमिलों का गढ़ माने जाने वाले जाफना में तैनात किया गया था। समझौते के बाद तकरीबन साल 1990 तक भारतीय सेना वहां तैनात रही। ये वो समझौता था जो आगे चलकर राजीव गांधी की हत्या की वजह बना। दरअसल सेना भेजने के लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम इसका दुश्मन बन गया था। राष्ट्रपति विक्रमसिंघे देश को राष्ट्रीय थाई पोंगल फेस्टिवल के दौरान संबोधित कर रहे थे। यह त्योहार श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अहम है। साथ ही एक सामाजिक न्याय आयोग के गठन का भी आश्वासन दिया गया है। आपको बता दें कि श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। यह भारत से पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। आइए अब नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, अक्सर खबरों में रहने वाला 13वां संविधान संशोधन भारत के किस पड़ोसी देश से संबंध रखता है? नेपाल, श्रीलंका, भूटान या फिर म्यांमार? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑक्सफैम इंटरनेशनल गैर सरकारी संगठन है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना स्वतंत्रता दिवस के बाद की गई थी। उपयुक्त में से सही कथनों को चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। आइए अब नजर डालते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर और जानते हैं उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न था, प्राचीन प्रसिद्ध स्थल भीलसा स्थित है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में या फिर महाराष्ट्र में? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। दरअसल भीलसा मध्य प्रदेश स्थित विदिशा जिले का पुराना नाम है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दावोस समिट का संबंध विश्व आर्थिक मंच से है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा जारी की जाती है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। इसका सही जवाब है विकल्प एक, यानी पहला कथन सही है और दूसरा कथन गलत है, क्योंकि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। केरल का कोल्लम जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने ये घोषणा की है। कोल्लम ने कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी कैंपेन चलाया था। गौरतलब है कि केरल को भारत के सबसे साक्षर राज्य का दर्जा भी हासिल है। जनगणना 2011 के मुताबिक केरल में साक्षरता दर 93.91% है। साल 2022 में ही केरल की पुल्लमपारा पंचायत को 100% डिजिटल साक्षर पंचायत का दर्जा मिला था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत का सबसे साक्षर जिला केरल का नहीं बल्कि मिजोरम का है। मिजोरम का सरचिप जिला भारत का सबसे साक्षर जिला है। वहीं मध्य प्रदेश का अलीराजपुर भारत का सबसे कम साक्षर जिला है। 63.82% साक्षरता दर के साथ बिहार भारत का सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है। राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता दर 74.04, वहीं पुरुषों की साक्षरता दर 82.14 और महिलाओं की साक्षरता दर 65.46 है। जनगणना 2011 के मुताबिक 7 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति जो किसी एक भाषा में पढ़ने लिखने में सक्षम है उसे साक्षर माना जाता है। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2023 रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान वैश्विक आर्थिक मंदी सामाजिक आर्थिक असमानता को बढ़ावा दे रही है। इसके चलते वर्कर्स को कम गुणवत्ता वाले ऐसे कामों को स्वीकार करना होगा जिसमें कम पे के साथ सामाजिक सुरक्षा भी नहीं होती है। इसके अलावा साल 2023 के लिए वैश्विक रोजगार समृद्धि तकरीबन 1% आंकी गई है। वहीं 2023 में वैश्विक बेरोजगारी बढ़कर 3 मिलियन होने की संभावना है। इसके अलावा रिपोर्ट में जॉब की गुणवत्ता को लेकर भी चिंता जाहिर की गई है। महिलाओं का LFPR यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़कर 47.4% हो गया है। हालांकि पुरुषों के मुकाबले अभी भी काफी कम है। पुरुषों का LFPR 72.3% है। ILO की स्थापना 1919 में वर्साय की संधि के द्वारा हुई थी। इसकी स्थापना ये मानकर की गई है कि सार्वभौमिक शांति के लिए सामाजिक न्याय जरूरी है। ILO दुनिया में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और मानव और मजदूर अधिकारों की वैश्विक स्तर पर वकालत करता है। 187 सदस्य राष्ट्रों के साथ ILO संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसी है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है।
DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के मुताबिक अब भारत में एक दिन में बिजनेस स्टार्ट करना संभव है। भारत ने इस मामले में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस वाले देश न्यूजीलैंड को टक्कर दी है। भारत ने इस मामले में कई सुधारों को अंजाम दिया है। मसलन देश में 29 श्रम कानूनों को 4 लेबर कोड्स में एकीकृत कर दिया गया है। इन कोड्स को संसद द्वारा पारित कर दिया गया है। सरकार अब इन्हें लागू करने की योजना में है। देश में श्रम कानूनों का इतिहास ब्रिटिश काल का है, इसलिए अधिकांश कानून वर्तमान परिस्थितियों के मुताबिक नहीं थे। ये वर्कर्स के लिए सुविधाएं बढ़ाने से ज्यादा चुनौतियों में तब्दील हो चुके थे। मसलन किसी एक लाभ के लिए वर्कर्स को 4 फॉर्म्स भरने पड़ते थे, इसलिए सरकार ने इन्हें 4 लेबर कोड्स में बदल दिया है। इनमें द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, द कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस 2020 और द कोड्स ऑन वेजेस 2020 शामिल हैं। गौरतलब है कि श्रम यानी लेबर समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए राज्यों को भी इन कोड्स के मुताबिक कानून बनाने होंगे, तभी इन्हें लागू करना संभव होगा। सरकार ने इस कोडिफिकेशन के कई लाभ बताए हैं। मसलन कॉमन डेफिनेशन तय की जा सकेगी, सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस और कम से कम फॉर्म्स की जरूरत होगी। सामाजिक सुरक्षा सबको हासिल हो सकेगी, तकनीकी का प्रयोग बढ़ेगा। हैदराबाद के आखिरी निजाम मुकर्रम जहाँ बहादुर का निधन हो गया है। वे पिछले 1 दशक से तुर्की में रह रहे थे। इनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक इन्हें हैदराबाद में ही सुपुर्द खाक किया जाएगा। गौरतलब है कि हैदराबाद के निजामों की गिनती दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में होती थी। टाइम मैगजीन ने 1937 में इन्हें मैगजीन के कवर पर जगह देते हुए दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति करार दिया था। हैदराबाद के निजामों के पास दुनिया का सबसे बड़ा 282 कैरेट का जैकब हीरा था, जिसे वो पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते थे। दक्कन के पठार में फैली हैदराबाद रियासत का गठन साल 1724 में निजामुल मुल्क आसफ जहाँ ने किया था। साल 1798 में ब्रिटिश सरकार की सहायक संधि सबसे पहले हैदराबाद के निजामों ने ही स्वीकार की थी। आजादी के समय हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। चारों तरफ जमीन से घिरी इस रियासत के पास समुद्र की पहुंच नहीं थी। हैदराबाद के निजाम खुद को भारत में न मिलाकर स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते थे। तकरीबन 85% प्रजा हिंदू थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र हैदराबाद को भारत के लिए अल्सर की तरह देख रहे थे। नवंबर 1947 में भारत सरकार ने हैदराबाद के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके प्रावधानों के मुताबिक जब तक वार्ता जारी रहेगी, निजाम अपनी रियासत में प्रतिनिधिमूलक सरकार पेश करेंगे, जिससे बाद में भारत में विलय आसान रहेगा। लेकिन हैदराबाद में रजाकारों के विकास ने भारत सरकार को ऑपरेशन पोलो चलाना पड़ा। ऑपरेशन पोलो को ऑपरेशन कैटरपिलर भी कहा जाता है। 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सेना ने हैदराबाद में प्रवेश किया। 5 दिन चले इस ऑपरेशन से भारतीय सेना के सामने निजाम ने समर्पण कर दिया। इस तरह हैदराबाद रियासत भारत का हिस्सा बन गया। आइए अब नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2023 जारी की जाती है? IMF, वर्ल्ड बैंक, WEF या फिर ILO? अगला प्रश्न है, श्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रम संविधान में राज्य सूची का विषय है। संसद ने 4 लेबर कोड पारित किए हैं। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना ही 1 ना ही 2। आइए अब बात करते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों की और जानते हैं उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न था, अक्सर खबरों में रहने वाला 13वां संविधान संशोधन भारत के किस पड़ोसी देश से संबंध रखता है? नेपाल, श्रीलंका, भूटान या फिर म्यांमार? इसका सही जवाब है विकल्प बी यानी श्रीलंका। 13वां संविधान संशोधन श्रीलंका में तमिलों की स्वायत्तता से संबंधित है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑक्सफैम इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना स्वतंत्रता के बाद की गई थी। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना ही 1 ना ही 2। इसका सही जवाब है विकल्प ए, यानी पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, क्योंकि IMD का गठन 1875 में हुआ है। देश को स्वतंत्रता 1947 में मिली है। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।
चुनाव आयोग विपक्षी दलों के विरोध के बाद आरवीएम यानी रिमोट वोटिंग मशीन के प्रोटोटाइप को एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। दरअसल चुनाव आयोग ने देश की राष्ट्रीय और क्षत्रिय दलों के लिए मीटिंग रखी थी। इसमें आरवीएम के प्रोटोटाइप पर चर्चा होनी थी। अब इसकी डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में मतदाता को वोट देने के लिए उस जिले में मौजूद होना होता है जहां वे रजिस्टर्ड होते हैं। यदि रिमोट वोटिंग सिस्टम लागू हो जाता है तो वोटर्स को केवल वोट देने के लिए अपने जिले की यात्रा नहीं करनी होगी। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि वर्तमान में प्रयोग हो रही ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़े डाउट्स पर, शंकाओं पर पहले काम किया जाए। वर्तमान में चुनावों में ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। इसे साल 1989 में चुनाव आयोग ने स्वदेशी तौर पर 2 PSUs के साथ मिलकर तैयार किया था। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशंस ऑफ इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड शामिल हैं। इन ईवीएम्स का प्रयोग पहली बार गोवा विधानसभा चुनावों में 1999 में किया गया था। ईवीएम एक माइक्रो कंट्रोलर आधारित पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है। यह कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट से मिलकर बनी होती है, जो आपस में एक 5 मीटर की केबल से जुड़े होते हैं। कंट्रोल यूनिट को पोलिंग स्टेशन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास, तो बैलेट यूनिट को वोटिंग कंपार्टमेंट में वोटर्स के वोट कास्ट के लिए रखा जाता है। ईवीएम को सिंगल पोस्ट और सिंगल वोट के लिए डिजाइन किया गया है। इनका प्रयोग उन क्षेत्रों में भी किया जा सकता है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की पहुंच संभव नहीं है। इसमें वोटिंग डेटा को सालों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। आरबीआई ने स्टेट फाइनेंसेस रिपोर्ट जारी की है। इसमें वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राज्य सरकारों के वित्त के संबंध में जानकारी मुहैया कराई गई है। सालाना जारी होने वाली इस रिपोर्ट की थीम कैपिटल फॉर्मेशंस इन इंडिया, द रोल ऑफ स्टेट्स रखी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों के राजकोषीय घाटे में कमी आई है। 2020-21 के 4.1% के मुकाबले 2022-23 में 3.4% तक यह पहुंच गया है। हालांकि यह एफआरबीएम एक्ट के लक्ष्य से ज्यादा है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए 4% के लक्ष्य के भीतर है। गौरतलब है कि राजकोषीय घाटे से मतलब कुल राजस्व और कुल व्यय के अंतर से है। आमतौर पर राजकोषीय घाटा राजस्व घाटा या पूंजी व्यय में बढ़ोतरी की वजह से देखने को मिलता है। आपको बता दें कि एफआरबीएम यानी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 को वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने और राजकोषीय घाटे को कम करने के मकसद से ले आया गया था। यह अधिनियम जुलाई 2004 में लागू हुआ था। इसका मकसद भारत की वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था में पारदर्शिता लाना है। साथ ही इसका मकसद है कि देश के वर्तमान पीढ़ी के प्रशासक व्यय और राजस्व के मामले में वित्त प्रबंधन को इस प्रकार करें कि भविष्य की पीढ़ी को अत्यधिक कर्ज के बोझ तले न दबना पड़े। अधिनियम में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के मुकाबले 3% तक रखने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लागू होने के इतने सालों के बाद भी सरकार तय लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकी है। समय समय पर इसमें संशोधन किए गए हैं। साल 2016 में सरकार ने एक्ट के प्रावधानों को रिजिड करार देते हुए इस पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया था। एनके सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति ने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के संबंध में सिफारिश की थी। इसके मुताबिक सरकार को लक्ष्य बदलने की वजहों को पुख्ता तौर पर बताना चाहिए। समिति ने कई अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशें भी की थी। आर्थिक रूप से बदहाल पाकिस्तान के सामने एक नई चुनौती आ गई है। दरअसल यूएसए के रिपब्लिक सांसद एंडी बिग्स ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक बिल पेश किया है। ये बिल पाकिस्तान से उसका गैर प्रमुख नाटो सहयोगी का दर्जा छीन सकता है। बिल के मुताबिक पाकिस्तान को इस तरह के दर्जे के लिए कुछ शर्तों के साथ राष्ट्रपति से सालाना प्रामाणिकता की जरूरत होगी। गौरतलब है कि यूएसए ने 18 देशों को मेजर नॉन नाटो अलाई यानी गैर प्रमुख नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है। पाकिस्तान इनमें से एक है। इस दर्जे से नाटो के सदस्य की तरह कलेक्टिव डिफेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलती, लेकिन इससे मिलिट्री और फाइनेंस के स्तर पर लाभ मिलते हैं। यह दर्जा यूएसए की उस देश के साथ नजदीकी को दिखाता है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का गठन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के जरिए किया गया था। इस ट्रीटी को वॉशिंगटन संधि भी कहते हैं। इस संधि के अनुच्छेद 5 में कलेक्टिव डिफेंस की बात कही गई है। इसमें सदस्य देशों को आपस में एक दूसरे की रक्षा करनी होती है। NFRA यानी नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी ने ऑडिट फर्म्स के लिए एनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट का प्रावधान किया है। इसका मकसद ऑडिट फर्म्स के प्रबंधन में पारदर्शिता लाना है। इससे ऑडिट फर्म्स उच्च गुणवत्ता वाली ऑडिट रिपोर्ट पेश कर सकेंगे। साथ ही इन फर्म्स की स्वायत्तता कायम रह सकेगी। गौरतलब है कि NFRA का गठन 1 अक्टूबर 2018 को किया गया है।
इसे सरकार द्वारा कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 132 के तहत गठित किया गया था। इसका मकसद देश की सभी कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार करना है। आपको बता दें कि ऑडिट से मतलब किसी संस्था के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की समीक्षा से है, जिससे उस संस्था का फाइनेंशियल रिकॉर्ड सही और निष्पक्ष मेंटेन किया जा सके। आमतौर पर ऑडिट 3 तरह के होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज यानी IRS ऑडिट्स। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईवीएम एक माइक्रो कंट्रोलर आधारित पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है। यह कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट से मिलकर बनी होती है। इसका प्रयोग करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही कथन या कथनों को चुनना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। दूसरा सवाल है, नाटो का गठन निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा किया गया था? वर्साई की संधि, वॉशिंगटन संधि, ब्रासीलिया डिक्लेरेशन या फिर कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज। आइए अब जल्दी से देखते हैं पिछले बुलेटिन में आपसे क्या सवाल पूछे गए थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2023 रिपोर्ट जारी की जाती है? IMF, वर्ल्ड बैंक, WEF या फिर ILO? इसका सही जवाब है विकल्प डी यानी ILO। दूसरा सवाल था, श्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रम संविधान में राज्य सूची का विषय है। संसद ने 4 लेबर कोड पारित किए हैं। सही कथन या कथनों को कूट के जरिए चुनना था। केवल 1, केवल 2, 1 और 2, न तो 1 और नहीं 2। सही जवाब है इसका विकल्प बी यानी केवल दूसरा कथन सही है। पहला कथन गलत है क्योंकि श्रम समवर्ती सूची का विषय है। विश्व आर्थिक मंच ने दावोस में चल रही बैठक में GAEA पहल लॉन्च की है। GAEA यानी द गिविंग टू एम्प्लीफाई अर्थ एक्शन के जरिए 2050 तक हर साल नेट जीरो, बायोडायवर्सिटी रिस्टोर और नेचर लॉस की चुनौती से निपटने के लिए जरूरी 3 ट्रिलियन की आपूर्ति की जाएगी। GAEA को 45 बड़े फिलैंथ्रोपिक, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के सहयोगियों का समर्थन हासिल है। गौरतलब है कि ऊर्जा जरूरत और कॉस्ट ऑफ लिविंग में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में पृथ्वी के तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर रखना मुश्किल हो रहा है। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए की जा रही फंडिंग पर्याप्त नहीं है। इस पहल के मुताबिक फिलैंथ्रोपी के जरिए इस चुनौती से निपटा जा सकता है। बेजोस अर्थ फंड, IKEA फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन जैसे बड़े फिलैंथ्रोपी फाउंडेशन इस पहल से जुड़ गए हैं। भारतीय कंपनी HCL इसमें प्रमुख सहयोगी है। आपको बता दें कि 16 जनवरी से शुरू हुई दावोस समिट की थीम कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड है। विश्व आर्थिक मंच पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका गठन 1971 में एक नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन के तौर पर हुआ था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल 7 फरवरी 2023 को खत्म हो जाएगा। हालांकि वे सांसद के पद पर बनी रहेंगी। साल 2017 में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बनी जेसिंडा अर्डन किसी सरकार की सबसे कम उम्र की महिला प्रमुख बनी थी। उनके कार्यकाल में न्यूजीलैंड ने कोविड महामारी, चर्च और मस्जिद पर आतंकी हमला और व्हाइट आइलैंड ज्वालामुखी विस्फोट जैसी घटनाओं का सामना किया था। न्यूजीलैंड में प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है। हर मतदाता के पास ये निर्धारित करने का अधिकार है कि संसद और स्थानीय स्तर पर उनका नेता कौन होगा। न्यूजीलैंड में MMP यानी मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इसके तहत वोटर के पास 2 वोट जैसे पार्टी वोट और इलेक्टोरेट वोट होते हैं। पार्टी वोट के जरिए संसद में किसी पार्टी को कितनी सीट मिलेंगी ये निर्धारित होता है। वहीं इलेक्टोरेट वोट कैंडिडेट के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश है। इसके पश्चिम में तस्मान सागर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया इसका निकटतम पड़ोसी देश है। न्यूजीलैंड में 2 प्रमुख द्वीप हैं, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। ये दोनों द्वीप कुक जल संधि द्वारा अलग होते हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन उत्तरी द्वीप पर स्थित है। वेलिंगटन दुनिया की दक्षिणतम राजधानी है। दक्षिणी द्वीप में स्थित पर्वतों को दक्षिणी आल्प्स कहते हैं। दक्षिणी आल्प्स माउंटेन रेंज में स्थित माउंट कुक न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी द्वीप में बहने वाली वांगनुई नदी न्यूजीलैंड की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। माओरी जनजाति के लंबे संघर्ष के बाद इस नदी को इंसानों की तरह साल 2017 में लीगल स्टेटस दिया गया था।
तमिलनाडु, दिल्ली, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में लंबे वक्त से राज्यपाल के पद को लेकर विवाद चल रहा है। किसी राज्य में राज्यपाल बिल को मंजूरी नहीं दे रहे तो कहीं पर राजनैतिक कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। किसी राज्य का आरोप है कि राज्यपाल पद को मिली शक्तियों से आगे जाकर वे काम कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर सबसे पहले संविधान में राज्यपाल की स्थिति को देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 155 के मुताबिक राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल राज्य में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है। हालांकि साल 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि राज्यपाल का पद केंद्र सरकार के तहत रोजगार नहीं है, यह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद होता है। अनुच्छेद 156 के मुताबिक राज्यपाल का कार्यकाल 5 सालों के लिए होता है। हालांकि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। मतलब ये हुआ कि राज्यपाल के पास कार्यकाल की सुरक्षा नहीं होती, उसे राष्ट्रपति द्वारा कभी भी पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल के पद की योग्यता का प्रावधान है। राज्यपाल के पद के लिए भारत का नागरिक और 35 साल की उम्र पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा राज्यपाल के पद के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति के समय सरकार या आयोग की सिफारिशों का ध्यान रखा जाता है। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति जिस राज्य में की जा रही है वह व्यक्ति उस राज्य से संबंधित न हो, जिससे वह स्थानीय राजनीति से स्वतंत्र रह सके। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति के वक्त राष्ट्रपति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से मशविरा करते हैं, जिससे राज्य का प्रशासन आसानी से हो सके। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री राज्य में चुनी हुई सरकार से आते हैं। राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं। ऐसे में जिन राज्यों में मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से अलग पार्टी के होते हैं वहां दोनों पदों के बीच विवाद ज्यादा देखने को मिलता है। हालांकि शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि राज्यपाल को लगभग सभी शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री की सलाह पर करना है, न कि समानांतर सरकार चलानी है। विशेषज्ञों के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 157 के प्रावधानों को रिवाइज किए जाने की जरूरत है, जिससे राज्यपाल के पद के लिए कोई क्राइटेरिया फिक्स किया जा सके। वर्तमान में किसी एक राज्य में पार्टी के लिए पॉलिटिकल कैंपेनिंग करने वाला व्यक्ति दूसरे राज्य के लिए राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है। ये प्रैक्टिस किसी पद की स्वतंत्रता को सीमित करती है। आपको बता दें कि आमतौर पर किसी राज्य के लिए एक ही राज्यपाल होता है। हालांकि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या ज्यादा राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2013 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक सवाल पर गौर करिए। सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी। एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली स्थित पुराने किले में उत्खनन का काम फिर से शुरू करवाया है। 2013-14 और 2017-18 के बाद ये उत्खनन तीसरी बार शुरू किया जा रहा है। इसमें पहले के उत्खननों में हासिल स्थलों को संरक्षित करने की बात भी कही जा रही है। गौरतलब है कि 16वीं शताब्दी में बने पुराने किले को शेर शाह सूरी और मुगल सम्राट हुमायूं के द्वारा बनवाया गया था। ऐसा माना जाता है कि पुराना किला जिस क्षेत्र में स्थित है वहां पहले इंद्रप्रस्थ था। महाभारत के मुताबिक इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी थी। एएसआई के मुताबिक इसलिए पुराना किला को पांडवों का किला भी कहा जाता है। पुराना किला कॉम्प्लेक्स में कई अहम स्थल हैं। यहाँ स्थित किलाए कुन्हा मस्जिद को शेर शाह सूरी ने बनवाया था। यह अफगान और मुगल स्थापत्य के ट्रांजिशन का प्रतीक है। शेर मंडल शेर शाह सूरी द्वारा बनवाया गया एक ऑक्टोगोनल स्ट्रक्चर है। लाल बलुआ पत्थर से बनी इस इमारत को हुमायूं ने लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया था। हुमायूं की मौत इसी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। लाल दरवाजा और खैरूल मंजिल भी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा हैं। खैरूल मंजिल मस्जिद को अकबर की धायमा महमांगा ने बनवाया था। आइए जल्दी से देखते हैं बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, द गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा शुरू किया गया है। इसकी मूल अवधारणा फिलैंथ्रोपी से जुड़ी हुई है। रॉकफेलर फाउंडेशन, HCL और IKEA फाउंडेशन इसमें प्रमुख सहयोगी हैं। कूट के जरिए सही कथन या कथनों को चुनना है। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3।
दूसरा सवाल है, खैरुल मंजिल मस्जिद का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया था? जीजी अनगा, महम अनगा, हमीदा बानो बेगम या फिर नूरजहां? आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित मैंने क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईवीएम एक माइक्रो कंट्रोलर आधारित पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है। यह कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट से मिलकर बनी होती है। इसका प्रयोग करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। कोड का प्रयोग कर सही कथन चुनना था। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। सही जवाब है विकल्प ए, यानी तीसरा कथन गलत है। ईवीएम बैटरी ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट है। इसे बिना इलेक्ट्रिसिटी के प्रयोग के इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा सवाल मैंने पूछा था, नाटो का गठन निम्न में से किस संधि के द्वारा किया गया था? वर्साई की संधि, वॉशिंगटन संधि, ब्रासिलिया डिक्लेरेशन या फिर कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, यानी वॉशिंगटन संधि। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। 20 जनवरी के दिन खान अब्दुल गफ्फार खान की पुण्यतिथि मनाई जाती है। उनकी मृत्यु 20 जनवरी 1988 को पाकिस्तान में हाउस अरेस्ट के दौरान हो गई थी। उन्हें फ्रंटियर गांधी, बादशाह खान, बच्चा खान, फक्रे अफगान के नाम से जानते हैं। उनका जन्म 6 फरवरी 1890 को वर्तमान पाकिस्तान के पश्तून परिवार में हुआ था। उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान कई आंदोलनों में हिस्सा लिया। इन्होंने साल 1929 में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया था। इन्हें रेड शर्ट्स संगठन के नाम से भी जानते हैं। इस संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया। इस संगठन ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। वे गरीबी उन्मूलन, शिक्षा को प्रोत्साहन और हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े हिमायती रहे। महात्मा गांधी के करीबी माने जाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान रॉलेट एक्ट 1919 के विरोध के समय उनके साथ आए। वे भारत पाकिस्तान विभाजन के खिलाफ थे। भारत सरकार ने साल 1987 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा था। वे भारत रत्न से नवाजे गए पहले गैर भारतीय थे। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2002 में यूपीएससी की परीक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर करिए। सवाल पूछा गया था, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया उत्तर पश्चिम के पख्तून जनजातीय क्षेत्रों को अफगानिस्तान के साथ मिलाकर एक करने का, उपनिवेशीय शासकों को आतंकित करने और उन्हें हटा देने के लिए आतंकवादी युक्तियों और तरीकों को अपनाने का, राजनैतिक और सामाजिक सुधार के लिए साम्यवादी क्रांतिवादी विचारधारा अपनाने का, या फिर पठान क्षत्रिय राष्ट्रवादी एकता का उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। हैदराबाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेंटर फॉर द 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तैयार किया जाएगा। ये देश का पहला थीमेटिक सेंटर होगा जो लाइफ साइंसेज और हेल्थ पर फोकस करेगा। इसके लिए तेलंगाना राज्य सरकार और विश्व आर्थिक मंच के बीच दावोस समिट के दौरान समझौता किया गया है। यह सेंटर स्वायत्त और नॉन प्रॉफिट संस्था के तौर पर काम करेगा। इसका मकसद लाइफ साइंसेज और स्वास्थ्य के नीति और प्रशासन से जुड़े मुद्दों को डील करना होगा। गौरतलब है कि तेलंगाना भारत के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में 35% की हिस्सेदारी रखता है। वहीं यह वैक्सीन के ग्लोबल आउटपुट में 1/3 की हिस्सेदारी रखता है। आपको बता दें कि इंडस्ट्री 4.0 को रिवॉल्यूशन कहा जा रहा है। किसी मूवमेंट को रिवॉल्यूशन कहा जाता है जब उसका प्रभाव समाज की कई डायमेंशंस पर दिखे। 18वीं शताब्दी में मशीनों के जरिए उत्पादन की शुरुआत हुई जिसमें पानी और भाप का इस्तेमाल हुआ। इसे इंडस्ट्री 1.0 कहा गया। इसके बाद 19वीं शताब्दी में श्रम और मशीन की सहायता से असेंबली लाइन के जरिए बड़े पैमाने पर उत्पादन की शुरुआत हुई। यह इंडस्ट्री 2.0 कहलाई। वहीं 20वीं शताब्दी में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से ऑटोमेटिक उत्पादन की शुरुआत हुई जिसे इंडस्ट्री 3.0 कहा गया। ठीक उसी तरह अब 21वीं शताब्दी में इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग पर काम जारी है जिसमें डेटा क्लाउड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स अहम भूमिका अदा करते हैं जिसे इंडस्ट्री 4.0 कहा जा रहा है। इंडस्ट्री 4.0 4 मुख्य कारकों पर आधारित है: कनेक्टिविटी, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियल टाइम डेटा। इंडस्ट्री 4.0 में स्मार्ट फैक्ट्री की अवधारणा पर काम किया जा रहा है। भारत ने गन्ने के उत्पादन में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दरअसल भारत ने 2021-22 शुगर सीजन में 5000 लाख मीट्रिक टन उत्पादन किया।
इसमें से 3,574 लाख मीट्रिक टन गन्ने को 394 लाख मीट्रिक टन शुगर में तब्दील किया गया। इसमें से 36 लाख मीट्रिक टन शुगर का प्रयोग एथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए किया गया। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत दुनिया में शुगर का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बनकर उभरा है। साथ ही भारत ब्राजील के बाद शुगर का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी बनकर उभरा है। गौरतलब है कि एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल एक तरह का अल्कोहल है जिसे वाहनों के पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका प्रोडक्शन गन्ने की फसल से होता है, लेकिन शर्करा वाली कई अन्य फसलों से भी इसे तैयार किया जा सकता है। भारत सरकार ने साल 2018 में जारी की गई नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी में 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा था। इस दिशा में बेहतर प्रगति के चलते टारगेट को प्रीपोन करते हुए 2025-26 कर दिया गया है। आपको बता दें कि गन्ना भारत की महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है। यह उष्णकटिबंधीय जलवायु में 20 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 से 120 सेंटीमीटर वर्षा में उत्पन्न किया जाता है। भारत में गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। परंपरागत तौर पर गन्ने के उत्पादन में भारत का उत्तरी मैदान गन्ना उत्पादन में आगे रहा है, लेकिन 60 के दशक के बाद दक्षिण भारत में भी इसके उत्पादन में वृद्धि हुई है। उपयुक्त जलवायु के चलते दक्षिण भारत में गन्ने की प्रति हेक्टेयर की उपज उत्तर भारत की तुलना में ज्यादा है। दक्षिण भारत के गन्ने में शर्करा की मात्रा भी ज्यादा होती है। उत्तर भारत में शुष्क ऋतु के लंबे होने के कारण गन्ने का रस जल्दी सूखने लगता है। वहीं दक्षिण भारत में आर्द्र समुद्री जलवायु होने के कारण गन्ने में रस की मात्रा बनी रहती है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप राजीव चंद्रशेखर ने फेलिसिटेशन सेरेमनी में हिस्सा लिया। ग्रामीण उद्यमी स्कीम को आदिवासी समुदाय को कौशल ट्रेनिंग देने के मकसद से लॉन्च किया गया था, जिससे उनकी समावेशी और सतत ग्रोथ हो सके। आदिवासी समुदाय शिक्षा और कौशल की कमी के चलते संगठित क्षेत्र में रोजगार कम ही हासिल कर पाते हैं। उनकी भागीदारी राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। इस योजना को संसदीय संकुल परियोजना के तहत लागू किया जा रहा है। संसदीय संकुल परियोजना में ग्रामीण आदिवासी युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है। इन्हें कई क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रिकल, सोलर एनर्जी, ई गवर्नेंस, प्लम्बिंग आदि क्षेत्रों में ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे ये अपना वेंचर शुरू कर सकें। इस योजना के तहत भोपाल में देश का पहला ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। आइए अब जल्दी से देखते हैं बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर गुजरात? अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 में जारी की गई थी। भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय नेल्सन मंडेला थे। संसदीय संकुल परियोजना सांसदों की देश के बाहर ट्रेनिंग से संबंधित है। कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर केवल 3। आइए अब देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित मैंने क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, द गिविंग टू एम्प्लीफाई अर्थ एक्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा शुरू किया गया है। इसकी मूल अवधारणा फिलैंथ्रोपी से जुड़ी है। रॉकफेलर फाउंडेशन, HCL और IKEA फाउंडेशन इसमें प्रमुख सहयोगी हैं। कूट के जरिए सही कथन या कथनों को चुनना है। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। और सही जवाब है इसका विकल्प डी, यानी तीनों कथन सही है। अगला सवाल है, खैरुल मंजिल मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? जीजी अनगा, महम अनगा, हमीदा बानो बेगम या फिर नूरजहां? और सही जवाब है विकल्प बी, यानी महम अनगा। खैरुल मंजिल मस्जिद का निर्माण अकबर की धाय मां महम अनगा ने करवाया था। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।